हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल हम प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे और कल हमने पढ़ा था कि प्लेटो का जो शिक्षा दर्शन है वह राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा प्रणाली की प्लेटो बात करता है और राज्य जो है सबसे उच्च और सबसे अच्छा क्या है, शिक्षण संस्थान है। तो इस प्रकार से कल हमने प्लेटो की शिक्षा प्रणाली के बारे में पढ़ा था। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्लेटो की शिक्षा योजना, कल हम ये पढ़ रहे थे। प्लेटो की शिक्षा योजना के बारे में हमने पढ़ा था कि प्लेटो किस तरह से जो है वह शिक्षा पर सबसे अधिक बल देता है और राज्य द्वारा नियंत्रित और अनिवार्य शिक्षा की बात वह करता है। वो कहता है शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी सभी बुराइयों को क्या करता है, दूर कर सकता है। और शिक्षा एक निदानात्मक या एक उपचार की तरह है। जिस प्रकार से व्यक्ति बीमार हो जाता है और डॉक्टर के पास जाकर वह ठीक हो जाता है, उसी प्रकार शिक्षा एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा नैतिक साधन है जिसके द्वारा जो है व्यक्ति अपनी सभी बुराइयों को दूर करते हुए अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। तो इस तरह से प्लेटो राज्य द्वारा अनिवार्य शिक्षा की बात करता है और राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा की बात करता है। तो देखिए, प्लेटो के हम बात करते हैं अब प्लेटो का शिक्षा पाठ्यक्रम। कि प्लेटो की शिक्षा के पाठ्यक्रम में, शिक्षा के सिलेबस में क्या क्या चीजें वो शामिल करता है। तो देखिए, प्लेटो अपने शिक्षा पाठ्यक्रम में वह इसे दो भागों में बांटता है। पहला है प्रारंभिक शिक्षा, और दूसरा है उच्च शिक्षा। इस प्रकार प्लेटो अपने शिक्षा के पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटता है, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। ये प्रारंभिक शिक्षा 6 वर्ष से 20 वर्ष तक है और ये उच्च शिक्षा 20 से 35 वर्ष तक है। प्लेटो अपने शिक्षा के पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटता है, प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा 6 वर्ष से 20 वर्ष तक चलती है और उच्च शिक्षा 20 वर्ष से 35 वर्ष तक चलती है। जो इसमें आगे प्लेटो उच्च शिक्षा में 15 वर्ष के सांसारिक अनुभव और व्यवहारिक अनुभव की बात भी दार्शनिक शासक के लिए करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, प्लेटो ये कहता है कि प्रारंभिक शिक्षा बाल्यकाल से लेकर युवावस्था तक है और उच्च शिक्षा युवा अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक है। ये है बाल्यकाल से युवावस्था तक और ये है युवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक। बाल्यकाल से युवावस्था तक है ये शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, और उच्च शिक्षा युवा अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक ये शिक्षा चलती है। तो प्लेटो प्रारंभिक शिक्षा की बात हम पहले करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा में प्लेटो ये कहता है कि प्रारंभिक शिक्षा बाल्यकाल से यानी 6 वर्ष से शुरू होती है और 6 वर्ष में जो बच्चे को है वह नैतिक और धार्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं। इस शिक्षा के पहले भाग में
प्रारंभिक शिक्षा में प्लेटो ये कहता है कि शिक्षा जो है वह धार्मिक और नैतिक रूप से दी जाती है, यानी 6 वर्ष के बच्चे को धार्मिक और नैतिक शिक्षाएं दी जाती, जैसे कहानी के रूप में या और किसी भी नाटक के रूप में, किसी भी तरह से बच्चे को जो है वह इसकी बात करता है कि शिक्षा जो है वह धार्मिक और नैतिक शिक्षा बच्चे को दी जाती है। फिर वो कहता है 6 वर्ष से 20 वर्ष तक के लिए है और 12 वर्ष से 18 वर्ष तक वो बच्चे के लिए सैनिक शिक्षा की बात करता है और 18 से 20 वर्ष तक वो बात करता है संगीत, व्यायाम, जो भी चीजें हैं बच्चे को दी जाती हैं। और इसमें वो सबसे प्रमुख 2 विषयों को लेता है, वो विषय है संगीत और व्यायाम। संगीत और व्यायाम। फिर सैनिक शिक्षा की बात भी वो करता है कि सैनिक शिक्षा भी बच्चों को दी जाती है। तो प्लेटो अपने प्रारंभिक शिक्षा के सिलेबस में संगीत और व्यायाम इन 2 विषयों पर प्रमुख रूप से बल देता है और सैनिक शिक्षा पर भी बहुत महत्वपूर्ण बल देता है। वो कहता है कि संगीत और व्यायाम अर्थात बच्चे का जो भौतिक विकास है वह व्यायाम के द्वारा होता है। शारीरिक सौष्ठव और शारीरिक रूप से सक्षम जो बच्चा होता है वही आगे जाकर जो है वह अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरी तरह से कर पाता है, जिसका शरीर जो है वह निरोगी है, वही व्यक्ति जो है वह अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक कर पाता। तो इसलिए व्यायाम पर उसने बल दिया। इससे पहले संगीत पर भी वह बहुत महत्वपूर्ण बल देता है कि संगीत की शिक्षा अनिवार्य रूप से बच्चों को दी जानी चाहिए, क्योंकि संगीत के द्वारा बच्चों का मानसिक विकास होता है, बच्चे का अंतःकरण शुद्ध होता है। इसलिए संगीत जो होता है वह बच्चे में उसका मानसिक विकास करता है, इसलिए संगीत की शिक्षा बच्चों को जरूरी रूप से दी जानी चाहिए। फिर वो कहता है कि सैनिक शिक्षा, क्योंकि वह इस शिक्षा के द्वारा आगे जाकर सैनिक वर्ग के उत्पत्ति की बात करता है कि इस शिक्षा के द्वारा आगे जाकर समाज का जो सैनिक वर्ग है वो क्या होगा, उत्पन्न होगा। तो ये शिक्षा वो प्रमुख रूप से सैनिक वर्ग के लिए बात करता है। प्रारंभिक शिक्षा में शासक वर्ग को भी शामिल है, लेकिन ये जो शिक्षा है प्रारंभिक शिक्षा, इस शिक्षा के द्वारा वह सैनिकों का निर्माण करता है। तो ये शिक्षा सैनिकों के लिए है और संगीत और व्यायाम दोनों इस प्रारंभिक शिक्षा के महत्वपूर्ण विषय हैं। इसके साथ साथ ही बच्चों को सैनिक शिक्षा भी दी जाएगी, जिससे वे प्रजा की सुरक्षा कर सकें और प्रजा की सुरक्षा करना उनका क्या है, महत्वपूर्ण दायित्व है। तो इस तरह से प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा प्लेटो सैनिकों के वर्ग की बात करता है। अब हम दूसरी शिक्षा की बात करते हैं, उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा 20 से 35 वर्ष तक के लिए होती है, युवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। वो कहता है कि 20 वर्ष में जो बच्चे सैनिक कुशलता प्राप्त कर लेंगे, जो सैन्य कार्यों में दक्ष होंगे, वो समाज के सैनिक वर्ग में जाएंगे। और 20 वर्ष की अवस्था में जिन बच्चों में, जिन स्त्री और पुरुषों में बहुत ही कुशाग्र बुद्धि होगी और बहुत ही तेज जिनमें विवेक की प्रधानता होगी, जिनमें बुद्धि का कौशल होगा, तो ऐसे जो युवा वर्ग के लोग हैं वो शासक बनने के अधिकारी होंगे। यानी जिनमें विवेक गुण प्रधान होगा, जिनमें बुद्धि का कौशल होगा, वो नागरिक क्या करेंगे, वो युवा शासक वर्ग के लिए क्या होंगे, अधिकारी माने जाएंगे। तो प्लेटो इस तरह से इनके लिए 20 से
30 वर्ष तक, 20 से 30 वर्ष तक गणित, दर्शन, तर्क शास्त्र, ज्यामिति, इन विषयों को 20 से 30 वर्ष के लिए उच्च शिक्षा में 20 से 30 वर्ष के युवा वर्ग को गणित, दर्शन, तर्क और ज्यामिति की शिक्षा दी जाएगी। और जब 20 से 30 वर्ष तक ये कठोर रूप से गणित, दर्शन, ज्यामिति, तर्क का पूर्ण गहन अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद में 30 वर्ष की अवस्था में एक परीक्षा होगी। 30 वर्ष की अवस्था में एक परीक्षा होगी और उस परीक्षा में जो व्यक्ति उत्तीर्ण होंगे वो तो आगे 30 से 35 वर्ष तक की शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा में अधिकारी माने जाएंगे। उनको 30 से 35 वर्ष तक उच्च शिक्षा आगे और दी जाएगी। और 30 वर्ष की आयु में जब एक परीक्षा राज्य लेगा और उसमें जो अनुत्तीर्ण होंगे, वो अनुत्तीर्ण जो भी युवा होंगे वो राज्य के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पदों को संभालेंगे। राज्य के जो महत्वपूर्ण पद हैं, प्रशासनिक पद हैं, उन महत्वपूर्ण पदों पर उन्हें नियुक्त किया जाएगा। तो इस तरह से 30 वर्ष में एक परीक्षा होगी। उस परीक्षा में जो व्यक्ति पास हो जाएंगे वो तो आगे 30 से 35 वर्ष तक की उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। और जो फेल हो जाएंगे उस परीक्षा में फेल होने वाले जो विद्यार्थी हैं वो राज्य में अन्य राजनीतिक और अन्य प्रशासनिक उच्च अधिकारियों के रूप में उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो इस तरह से प्लेटो 30 वर्ष तक उच्च शिक्षा की बात अपने शासक वर्ग के लिए करता है और 30 से 35 वर्ष तक 30 से 35 वर्ष तक उन्हें द्वंद्व की शिक्षा दी जाएगी। इस तरह से ये जो शिक्षा है वो किसके लिए है? ये शिक्षा है शासक वर्ग के लिए। शासक वर्ग के लिए ये शिक्षा है। ये शिक्षा उच्च शिक्षा शासक वर्ग के लिए है। और 30 से 35 जो 30 वर्ष की परीक्षा में पास हो जाएंगे उन्हें वापस से उच्च शिक्षा में शामिल किया जाएगा और वो 30 से 35 तक द्वंद्ववाद की शिक्षा लेंगे। और द्वंद्ववाद की शिक्षा लेने के बाद में वो कहता है कि जो इस तरह से अपनी कुशाग्र बुद्धि, अपने कुशलता पूर्वक इन विषयों का अध्ययन करेंगे और कड़ी परिश्रम के बाद में वो द्वंद्ववाद की शिक्षा लेने के बाद में दार्शनिक शासक बनने के अधिकारी होंगे। लेकिन इसके बाद भी वो कहता है कि 35 वर्ष की आयु के बाद भी 15 वर्ष तक उन्हें सांसारिक अनुभव प्राप्त करना होगा। 15 वर्ष तक उन्हें सांसारिक अनुभव प्राप्त करना होगा, यानी वो 15 वर्ष तक संसार में अपना जीवन व्यतीत करेंगे और 35 से 15 वर्ष की आयु तक यानी 50 वर्ष तक उन्हें सांसारिक जीवन का अनुभव, व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करना है। और जब वो सांसारिक जीवन का अनुभव प्राप्त कर लेंगे और इस तरह से 50 वर्ष की आयु तक इस तरह का जो बड़ा शिक्षा का क्रम है जो प्लेटो ने बताया है, हम उसकी आलोचनाएं पढ़ेंगे, बहुत ही अव्यवहारिक है, क्योंकि इस तरह का लंबा शिक्षा क्रम बहुत ही उबाऊ होता है और व्यक्ति को बहुत ही बोझिल बना देता है। इस तरह से प्लेटो इतने लंबे शिक्षा क्रम की बात अपने शासक वर्ग के लिए करता है, जो कि हम इसकी आलोचनाएं पढ़ेंगे कि क्या है ये
अव्यवहारिक है, इतना शिक्षा का लंबा क्रम जो है वह इम्प्रैक्टिकल है। तो इस तरह से प्लेटो अपने उच्च शिक्षा में शासक वर्ग के लिए 50 वर्ष तक की शिक्षा की बात करता है, जो हम वो 15 वर्ष भी शामिल कर लिए मैंने, 35 वर्ष के बाद में 15 वर्ष, यानी इस तरह से जब वो प्रौढ़ावस्था, तभी तो कहा गया युवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक ये शिक्षा का पाठ्यक्रम इसका चलता है। तो जब शासक वर्ग जब युवावस्था में वह अपनी उमंग और उत्साह के साथ अपने शिक्षण कार्य को करता है और 50 वर्ष की उम्र में जब संसार का व्यवहारिक अनुभव उसे प्राप्त हो जाता है तो वो क्या होगा, दार्शनिक शासक बनने का अधिकारी होगा। तो इस तरह से प्लेटो देखिए अपने शिक्षा के क्रम में दार्शनिक शासक को बहुत ही कठोर परिश्रम और बहुत ही लंबे शिक्षा के पाठ्यक्रम की बात करता है जो कि बहुत ही अव्यवहारिक है। तो इस तरह से प्लेटो अपने शिक्षा क्रम को 2 भागों में बांटता है, प्रारंभिक और उच्च शिक्षा। इन दोनों शिक्षाओं के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा सैनिक वर्ग के लिए है और उच्च शिक्षा शासक वर्ग के लिए है। तो इस तरह से प्लेटो के शिक्षा वर्ग की सबसे बड़ी कमी यह भी होती है कि उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता है। तो देखिए मैं आपको अब अगला जो है इसके विशेषताओं के बारे में बताता हूं कि प्लेटो के शिक्षा दर्शन की क्या विशेषताएं हैं या इसमें क्या गुण है। प्लेटो के शिक्षा दर्शन की निम्न विशेषताएं हैं। देखिए प्लेटो के शिक्षा दर्शन की विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो वह है, प्रमुख इसका गुण है, यह है नैतिक और धार्मिक शिक्षा पर अत्यधिक नैतिक और धार्मिक शिक्षा पर अत्यधिक बल देता है, अत्यधिक बल देता है। क्योंकि प्लेटो नैतिक और धार्मिक शिक्षा की बात करता है जो कि उसके शिक्षा दर्शन की सबसे प्रमुख विशेषता है। अगला वो है राज्य द्वारा नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा पर बल। राज्य द्वारा नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा पर बल की बात प्लेटो करता है, ये इसकी दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है कि इस शिक्षा के द्वारा, इस शिक्षा द्वारा व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक अर्थात सर्वांगीण विकास होता है। तो देखिए प्लेटो की शिक्षा दर्शन द्वारा व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक अर्थात सर्वांगीण विकास की बात प्लेटो इस तरह से करता है। अगला है प्लेटो इस प्रकार
शिक्षा के द्वारा अंतिम लक्ष्य आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है। क्योंकि प्लेटो अपने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए शिक्षा की व्यवस्था की बात करता है, साम्यवाद की बात करता है। इस प्रकार से प्लेटो शिक्षा के द्वारा अपने अंतिम लक्ष्य आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है। फिर है प्लेटो उच्च शिक्षा में स्त्री और पुरुषों प्लेटो उच्च शिक्षा में स्त्री और पुरुषों दोनों के शिक्षण की व्यवस्था करता है। प्लेटो अपने उच्च शिक्षा में ये बताता है कि 20 वर्ष में जब प्रारंभिक शिक्षा समाप्त हो जाती है, उसके बाद में उच्च शिक्षा में यदि योग्य स्त्री पुरुष जिनमें विवेक प्रधान हो, जो इतने कुशल हो कि जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी हों, उनको वह उच्च शिक्षा में शामिल करने की बात करता है। अर्थात स्त्री और पुरुषों की समान शिक्षा की बात वह करता है। अगली विशेषता यह है कि प्लेटो का शिक्षा पाठ्यक्रम का यह वर्गीकरण मनोवैज्ञानिक रूप से उचित है। तो देखिए, हमने पढ़ा था कि अभी उच्च शिक्षा में स्त्री पुरुष दोनों की बात करता है। फिर है प्लेटो के शिक्षा पाठ्यक्रम का यह वर्गीकरण मनोवैज्ञानिक रूप से बिल्कुल ठीक है। इस तरह शिक्षा को दो भागों में बांटना, प्रारंभिक और उच्च शिक्षा के रूप में बांटना। इस तरह से प्लेटो के शिक्षा दर्शन की इन विशेषताओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि प्लेटो का शिक्षा दर्शन जो है बहुत ही मनोवैज्ञानिक रूप से उसने अपने शिक्षा दर्शन के सिद्धांतों को सही ढंग से उसने प्रतिपादित किया। और इस प्रकार प्लेटो जो है वह शिक्षा दर्शन का इतना व्यवस्थित रूप से उसने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया, चाहे से उसका सिद्धांत अव्यावहारिक है, क्योंकि उसे हम व्यवहारिक जगत पर लागू नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्लेटो की इन विशेषताओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं, वास्तव में यह कहना बिल्कुल सर्वथा ठीक है, जैसा कि रूसो ने कहा है कि प्लेटो की जो रिपब्लिक है वह ऐसा लगता है कि शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, उत्कृष्ट ग्रंथ है। तो इस प्रकार प्लेटो का शिक्षा दर्शन जो है बहुत ही लंबी शिक्षा की व्यवस्था की बात करता है, जो कि हमें
सिद्धांत के रूप में तो बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन व्यवहार में क्या है, वह अव्यवहारिक है। तो देखिए, हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की कुछ कमियां, कुछ दोष रह गए हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में किस तरह का कमियां या क्या इसकी आलोचनाएं हैं। तो देखिए, प्लेटो के शिक्षा दर्शन की आलोचना या कमियां। प्लेटो का शिक्षा दर्शन, जैसा कि हमने पढ़ा कि उसके शिक्षा दर्शन में बहुत ही व्यवस्थित रूप से शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए शिक्षा की बात की गई है, और समाज का जो सबसे बड़ा वर्ग, उत्पादक वर्ग, उसको कहीं भी स्थान नहीं है। तो सबसे बड़ी कमी यही है कि प्लेटो अपनी शिक्षा योजना में समाज का जो सबसे बड़ा वर्ग है, समाज का जो सबसे बड़ा वर्ग उत्पादक वर्ग है, उसे इसमें कोई स्थान नहीं देता है। क्योंकि प्लेटो समाज के शासक और सैनिक वर्ग के लिए शिक्षा की बात करता है, और समाज का जो सबसे बड़ा वर्ग उत्पादक वर्ग है, जो कि जनसंख्या का बहुसंख्यक है, उस पर इस शिक्षा योजना की कोई व्यवस्था नहीं करता है, जो कि उसकी शिक्षा दर्शन की बहुत बड़ी जो उसमें कमी हमें देखने को मिलती है। अगला इसका गुण है, इसका अगली जो कमी है, अगला दोष है, वह यह है कि प्लेटो की शिक्षा योजना अत्यंत लंबी एवं खर्चीली है। प्लेटो की शिक्षा योजना आप देखिए किस प्रकार से वह शासक वर्ग के लिए वो कहता है कि शासक वर्ग को 35 वर्ष तक को वैसे ही उसको शिक्षा के पाठ्यक्रम का उसे ज्ञान लेना है। दर्शन, गणित, ज्यामिति, इन सब तर्क, इन सब विषयों पर वो बहुत बल देता है, और उसके साथ ही वो कहता है कि उसे 35 वर्ष के बाद में जो अगले 15 वर्ष हैं उसको संसार का व्यवहारिक अनुभव लेना है। तो इस तरह का तो शिक्षा का लंबा जो बहुत ही क्रम है वो बहुत उबाऊ हो जाता है, और इस शिक्षा के क्रम में जिस तरह से इतने विषयों को शामिल करता है वो, और इसमें राज्य का कितना पैसा खर्च होगा, जो कि इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही लंबी है और बहुत ही खर्चीली है। अगला जो इसकी कमी है वो यह है कि प्लेटो अपने शिक्षा दर्शन में
कला एवं साहित्य की उपेक्षा करता है। अगला पॉइंट ये है कि प्लेटो अपने शिक्षा दर्शन में कला एवं साहित्य को पूरी तरह से वह इसका तिरस्कार करता है, क्योंकि उसने गणित, ज्यामिति, दर्शन, तर्कशास्त्र, द्वंद्ववाद, इन विषयों को वह अपने शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो का जो शिक्षा दर्शन है उसमें कला एवं साहित्य को कहीं भी किसी तरह का कोई स्थान नहीं है। तो इस प्रकार प्लेटो का जो शिक्षा दर्शन है वो शिक्षा दर्शन में कला और साहित्य, जो कि आपको पता है कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में कलाओं का होना, साहित्य का होना, लिटरेचर का होना बहुत ही आवश्यक है। और कला क्या करती है, व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं को क्या करती है, उजागर करती है और व्यक्ति का बौद्धिक जो है विकास करती है। तो इस तरह से प्लेटो अपने शिक्षा के दर्शन में संगीत, व्यायाम, गणित, तर्क, ज्यामिति, दर्शन शास्त्र, इन पर अत्यधिक बल देकर जो महत्वपूर्ण पक्ष है कला और साहित्य, इसकी क्या करता है, बिल्कुल उपेक्षा करता है। तो इस प्रकार से प्लेटो की शिक्षा दर्शन की जो कमियां हमने देखी, उसमें अगली जो कमी है उसके बारे में हम देखते हैं। अगली कमी जो है वह इस प्रकार है, हम प्लेटो के शिक्षा दर्शन में ये कमी एक और रह जाती है कि प्लेटो के शिक्षा दर्शन में स्त्रियों और पुरुषों दोनों के एक समान शिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। देखिए, अगली कमी है कि स्त्री और पुरुषों को वे दोनों को उच्च शिक्षा में शामिल करता है और ये कहता है कि जिन स्त्री पुरुषों में विवेक, ज्ञान, बुद्धि, कौशल है, वो समान रूप से शिक्षा व्यवस्था में क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। लेकिन प्लेटो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही एक समान शिक्षा के सिलेबस की बात करता है, जो कि क्या है, उसकी शिक्षा की एक बहुत ही बड़ी कमी है।